नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। हम लोग राजनीति शास्त्र में संविधान निर्माण का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके पहले लेक्चर में लेक्चर 1 में आप देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लेक्चर 1 देख के आए होंगे। तो उस पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि संविधान की ज़रूरत क्यों हुई, क्यों ज़रूरत पड़ी, संविधान क्यों ज़रूरी है, किसी भी देश में संविधान क्यों ज़रूरी हमने देखा। ठीक है, कैसे बनता है ये देखा, कैसे बनता है, उसे कौन बनाता है ये देखा, संविधान सभा के लोग। ठीक है, कौन बनाता है, फिर किस तरीके से बनता है ये भी देखा। उसके बाद हम लोग इसमें जरूरी बदलाव कर सकते हैं या नहीं, ये सब चीज़ें उसमें, और ये दूसरे लेक्चर में कुछ अगर इसमें से छूट गया होगा तो ये सब चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। और भारतीय संविधान के निर्माण के क्रम में भारतीय संविधान के कुछ निर्माण के तथ्य हम लोग कुछ देख रहे थे कि क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों को हम लोग देख रहे थे कि वही क्या क्या क्वेश्चन थे। तो उसमें हम लोग ने देखा, पहले वीडियो में शायद थोड़ी सी आवाज़ मेरी कट गई थी, तो उसमें से हमने देखा था कि 1922 में ही ये बात महात्मा गांधी ने कह दिया था कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा। क्या होगा? भारतीय जो संविधान है वो भारतीयों के इच्छानुसार होगा। फिर 1924 की बात अगर देखें तो इसमें क्या कहा गया है, मोतीलाल नेहरू और ब्रिटिश सरकार से ये मांग किए कि भारतीय संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। कौन? मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। इन्होंने क्या कहा था कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, 1924 में ये बात कहा गया। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपके बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद 1928 में ये मोतीलाल और प्लस कांग्रेस के 8 सदस्य मिलके, कांग्रेस के कितने सदस्य? 8 सदस्य मिलके एक संविधान का वो अ, लिखे भी थे, संविधान एक बनाए। क्या किए? संविधान लिखे। ठीक है, भारत का एक संविधान ये लोग लिखे। और 1931 का जो अधिवेशन हुआ, कराची अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लिखने वाला काम ये कौन? आप सब टीम में पूछा जा सकता है। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 सदस्य। ठीक है, फिर 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ, एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा की गई। कराची अधिवेशन ये फेमस है, आप याद रखेंगे। कराची अधिवेशन, मौलिक अधिकार की भी बात किया गया था यहाँ पे, इसी नाम से क्वेश्चन आता है। मौलिक अधिकार की बात कौन से अधिवेशन में की गई थी? तो कराची अधिवेशन। लेकिन यहीं पे एक प्रस्ताव में रूपरेखा संबंधी बात की गई थी। रूपरेखा संबंधी बात कि भाई भारत का संविधान जो है वो कैसा होगा। ठीक है, कि भारत का संविधान कैसा होगा, ये बात यहाँ पे बताई गई थी कराची अधिवेशन में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं संविधान सभा। शायद मैंने उस वीडियो लेक्चर में बता दिया था, लेकिन फिर भी संविधान सभा क्या होती है, ये क्या है भाई? तो संविधान सभा जो, लिख देता हूं मैं, चुने गए प्रतिनिधि, चुने गए प्रतिनिधियों में से जो लोग विशाल संविधान नामक विशाल दस्तावेज जो लिखते हैं, विशाल दस्तावेज, वो जो लिखने का काम करते हैं, लिखने का काम जो करते हैं, वो क्या हुए? संविधान सभा के सदस्य।
ठीक है। अब भाई जुलाई 1946 में आप नोट्स बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। जुलाई 1946 में चुनाव हुआ, ठीक है। किसके लिए? तो संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए, संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए चुनाव होता है, ठीक है, जुलाई 1946 में। और पहली बैठक कब होती है? सबको याद रहता है, पहली बैठक होती है दिसंबर 1946 में, ठीक है। अब भाई यहाँ पे पाकिस्तान का भी पैरेलल में मामला चल रहा था कि पाकिस्तान का एक अलग संविधान होगा, भारत का अलग होगा। तो भारत का जो संविधान है उसमें 299 सदस्यों ने मिलकर इस संविधान को लिखा और 26 जनवरी 1949 को, सॉरी 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। 26 जनवरी 1900 अपना काम पूरा कर लिया, ठीक है। इधर पाकिस्तान का संविधान चल रहा था, इधर ये लोग लिख रहे थे अपना, ठीक है। और उसके बाद से 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या करते हैं, अगले महीने से 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस अपना मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा। अब मेरे सारे लेक्चर एनसीईआरटी वाला देखा करिए, उसमें जो भी चीज़ें हैं सारा निचोड़ में आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि सब कुछ आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। संविधान बनाने में कितना समय लगा ये भी बच्चों को ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, लगभग 3 साल। इन 3 सालों में भाई 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई थी, ठीक है। 3 वर्षों में लगभग 114 दिन तक, 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई थी, मुद्दों पे गंभीर चर्चा, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको पता है कि गांधी जी इस संविधान सभा के सदस्य थे या नहीं? पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि गांधी जी इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे या नहीं, तो वो नहीं थे, ठीक है। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा में अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे, उनके विचारों के अनुयायी थे। भाई 1931 में उन्होंने एक पत्रिका लिखा है, यंग इंडिया, ठीक है। और उन्होंने संविधान के बारे में ये अपेक्षा की थी, ये अपना मत दिया था कि मैं भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे, ठीक है। और ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसमें गरीब व्यक्ति भी अपना माने, उसे उसे लगे कि देश बनाने में भाई उस गरीब आदमी का भी योगदान है, ठीक है। ऐसा भारत हो जिसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का कोई एग्जिस्टेंस ना रहे, ऐसा कोई वर्ग नहीं होता, इस तरह से हो, कोई वर्ग ना हो ऐसा, ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें, ये सब उनके विचार हैं। और छुआछूत इत्यादि, शराब, नशीली चीज़ों इत्यादि की कोई जगह ना हो, और मेल फीमेल, औरत मर्द जैसी कोई इस तरह से भेदभाव ना हो, उनको समान अधिकार मिले, ठीक है। तो ये चीज़ें इनके विचार थे। तो इन विचारों के अनुयायी कहाँ थे? अनुयायी इस संविधान सभा में थे। तो गांधी जी भाई खुद संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, क्लियर। आइए अब इस अपने प्यारे संविधान के प्रस्तावना पे थोड़ी नज़र डालते हैं। भाई प्रस्तावना क्या है? ये प्रस्तावना, तो ये इसमें सारे दर्शन, सारी चीज़ें छुपी हुई लगती हैं जिससे ये पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। प्रस्तावना ये हम सभी नागरिक को याद होना चाहिए, हम भारत के लोग वाला जो है कविता की तरह एकदम जबान पे ये रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सभी दर्शन दर्शन शामिल हैं जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी कानून और उनके फैसले का मूल्यांकन, परीक्षण का मानक तय करता है, ठीक है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन सा फैसला
अच्छा है या बुरा है, ये सारी चीज़ें इसमें एग्जिस्ट करती हैं प्रस्तावना में, ठीक है। ये यहीं से पता चलता है इसको पढ़ने से कि भाई मूल्य उद्देश्य इसका क्या है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रस्तावना में भारतीय संविधान की आत्मा निवास करती है, ठीक है, आत्मा निवास करती है। क्लियर। तो भाई ये प्रस्तावना में जो बातें हैं, जो जिन बातों का उल्लेख है वो है जैसे कि हम भारत के लोग, ठीक है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब हुआ, ये आपको जानना चाहिए। तो भाई प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का जो अधिकार है वो खुद का है। सर्वोच्च अधिकार फैसला करने के बारे में किसका है? खुद का, स्वयं का। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही हुआ कि कोई भी बाहरी शक्ति आपके फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद समाजवादी की बात करता है। ये क्या है भाई? समाजवादी। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई? ये क्या है? तो समाज में संपदा जो है, जो भी धन संपदा है, वो सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सबको बंटवारा जो भी है धन संपदा का, वो क्या होना होना चाहिए? समान रूप से हर चीज का, ठीक है, सामूहिक रूप से। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े जो भी कानून है वो इस तरह से बनाए कि सामाजिक आर्थिक समानता रहे। आर्थिक सामाजिक समानता की बात करता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद पंथ निरपेक्ष अगला शब्द है। पंथ निरपेक्ष, इन सभी शब्दों का मैं मतलब आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या है ये पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो भाई नागरिकों को किसी भी धर्म मानने की अधिकार है, ठीक है, किसी भी धर्म को मानने का पूरी तरह से स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। भारत सरकार का कोई धर्म क्या है? आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को सम्मान करेगी, ठीक है, समान रूप से सम्मान देगी सभी धर्मों को, ठीक है, उनके आचरणों को, लेकिन सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यही हुआ पंथ निरपेक्ष। उसके बाद गणराज्य मैंने आपको बता दिया था, गणराज्य की बात करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ था? तो भाई शासन का जो सबसे प्रमुख है, शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ होना चाहिए व्यक्ति, ना कि किसी वंश या राजवंश से, ठीक है, वंशानुगत ये पद नहीं होता है, ठीक है। ये गणराज्य हो गया। उसके बाद लोकतंत्रात्मक, ये तो पूरा मैंने आपको पिछले लेक्चर में इसी पे हम लोग बात ही की है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करता है ना, लोकतंत्रात्मक, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? तो सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों का समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता हो, लोग अपने शासन का चुनाव स्वयं करते हों और उसके जवाबदेह भी बनते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है, ठीक है, नियमों के अनुरूप चलती है। उसके बाद न्याय की बात करता है। इसमें न्याय जो शब्द है उसका क्या मतलब हुआ भाई? तो नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है, तभी उनको न्याय मिलेगा, ठीक है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से उनकी न्याय की बात करती है। स्वतंत्रता की बात की जाती है। स्वतंत्रता ये क्या है भाई? तो स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि नागरिक जैसे कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे, अपने विचारों को किस तरह से अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं होगी, ठीक है। वो उसके विचार, उसको अभिव्यक्ति की जो है वो उसको खुल के बोलने की आज़ादी है, ठीक है। ये है स्वतंत्रता। फिर एक शब्द है इसमें समता। समता, ये क्या मतलब है? सम मतलब बराबर ही होता है, तो बराबर की ही बात किया गया है इसमें कि लेकिन कानून के समक्ष सभी लोग यहाँ पे समान होंगे, ठीक है। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानता को
समाप्त करना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी, ये है समता। ठीक है। फिर एक शब्द आता है बंधुता। मैं इसी में कोशिश करता हूँ। बंधुता ये क्या है भाई? मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने, दिमाग में रखिएगा। इससे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसका अर्थ वहाँ पे लगा के अपना, हम सभी ऐसा आचरण करें, ऐसा बिहेवियर रखें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कम ना समझे। ये है क्या? बंधुता। ठीक है। चलिए, तो ये इन सभी शब्दों का जो है मतलब हम लोग देख लिए। चलिए, इस चैप्टर को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रश्नावली भाई इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो लिखने वाले हो या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो। उन क्वेश्चनों को भी एनसीईआरटी की मदद से हम लोग देख लेते हैं कि भाई सबसे पहले हमने देखा कि संविधान क्या है। ठीक है। मैं लिखूंगा नहीं, बोलते चला जाऊंगा, आप ध्यान से सुनते जाइए इन चीजों को। संविधान क्या है? तो भाई एक ऐसी नियमों और कानूनों की किताब जिसके द्वारा किसी देश को चलाया जाता है, देश की सरकार को चलाया जाता है, संविधान कहलाता है। इसका पालन कौन कौन करता है? तो सरकार और नागरिक दोनों को करना होता है। ठीक है। फिर हमने देखा, दोनों लेक्चर का निचोड़ है ये, रंग भेद नीति क्या है। अगला क्वेश्चन है, रंग भेद नीति क्या है? तो भाई ये नस्लीय भेदभाव पर आधारित एक व्यवस्था है जो आमतौर पर ये देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका में 1948 से लेके 94 के बीच में चली थी रंग भेद नीति। ठीक है। अश्वेत वर्सेस श्वेत, गोरे वर्सेस काले। अब अगला है कि संविधान संशोधन क्या है। फिर संविधान संशोधन क्या है? ठीक है। तो भाई समय समय पर संविधान में जो परिवर्तन लाया जाता है वो संविधान संशोधन कहलाता है। ठीक है। पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? यह भी बताया मैंने आपको कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं हो लेकिन कोई भी नागरिक कोई भी धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र हो और सरकार सभी का सम्मान करेगी। क्लियर? आगे और देख लेते हैं कि आगे है भाई कि संविधान की प्रस्तावना में आदर्श कौन कौन से हैं। तो भाई आदर्श जो है, प्रस्तावना के आदर्श वो 4 हैं। कितने? 4। कौन कौन से भाई? तो पहला है, आप मैं बोल देता हूँ, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। भारत को एक सार्वभौमिक या प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना है। ठीक है। भारत क्या है? एक गणराज्य है। उसके उसके बाद भाई दूसरा है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करना। न्याय की बात करता है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात होती है। तीसरा है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता ये क्या है भाई? तो मैंने बताया था आपको कि विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना इत्यादि की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है। 3 हो गए। चौथा है आपको प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समानता की बात करता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठित व्यक्ति होके जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, ये चीजें हो गई। ठीक है। ये मूल उसके आदर्श हो गए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की आवश्यकता क्यों? हालांकि मैं पिछले लेक्चर में बता दिया हूं, लेकिन संविधान की आवश्यकता क्यों? तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्यों वाले सेक्शन का आंसर, कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाएगी, मतलब कि शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगी। ठीक है। उसके बाद नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान करता है। नागरिक के मौलिक अधिकार जो है वो सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। और उसके बाद विभिन्न अंगों में जो सरकार के अंग है, विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनमें कोई मतभेद नहीं होता। मतभेद से बचने में सहायता मिलता है इससे। ठीक है। क्लियर? अगला है संघीय सरकार से आप क्या समझते हैं? संघीय सरकार, भाई ये थोड़ा सा पूछा जाता है मेंस वगैरह में। संघीय सरकार से आप क्या समझते हैं? तो भारतीय संविधान में
शासन चलाने के लिए दो प्रकार की सरकारों की व्यवस्था है। कौन कौन? एक केंद्रीय सरकार और दूसरा राज्य सरकार, जो दोनों मिलकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। यही है संघीय सरकार। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं? संघीय सरकार। चलिए ठीक है। संविधान सभा क्या है? ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, हम लोग देख चुके हैं कि जन प्रतिनिधियों का कि वह सभा संविधान लिखने में जो काम करती है वो क्या कहलाती है? संविधान सभा। संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो डेट भी याद रखिए, 9 दिसंबर 1946। दिन कितने लगे थे? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, क्लियर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा तो अस्थायी थे। ठीक है, उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर साहब थे। तो ये है कि लगभग सारे क्वेश्चन इससे जो बनते हैं वो हम लोग देख चुके हैं। अब एक ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगा कि पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसको लघु भारत कहा जाता है? लघु भारत, लघु भारत के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन में कुछ भी रहे, अगर वहां पे आपको संविधान सभा दिया हुआ है तो आप भाई इसको क्लिक करेंगे। नया क्वेश्चन हो गया ये। अब तक तो मुझे लगता है कि कोई किसी एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन ये आ सकता है। संविधान सभा में भारत के सभी धर्मों, समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया? पूरे भारत की जनसंख्या को अपने आप में समेटा हुआ था ये संविधान सभा, इसलिए लघु भारत के रूप में एबिलिटी बन सकता है। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।